पुणे भगवाने वाला फीलिंग आ गई थी। और वहाँ पे मैंने अपने पेपर्स डाल दिया कि यार चलो मैं हो गया हूँ फाइनेंशियली फ्री। पेपर्स मतलब रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया था। सामने वाले स्टोरीज बताते हैं कि अरे एफएनओ में ये कर लिया वो कर लिया, मर्सिडीज खरीद ली 1.5-2 महीने में। तो बहुत बड़ा फोमो आ जाता है कि अरे यार अपन तो यार नालायक है, अपने को आता नहीं है कुछ, अपन लॉन्ग टर्म में बैठे हुए हैं, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनेगा। सही बात बताऊं, मैंने उस दिन कसम खाई थी कि नहीं करूंगा, पर अभी भी मैं 3-4 महीने 5 महीने में एक आध निफ्टी बेच देता हूँ जब मार्केट ऊपर रहता है। वो चीज़ नहीं जाती है। सबकी एक कंपनी में लगती है, मेरी भी उसी कंपनी में लगी थी, TCS में लगी थी। मेरी वही 15,000 रुपए की सैलरी आती थी। अभी मैं हंगेरी में हूँ, तो समवेयर अराउंड, और टैक्स वैक्स काट के बताऊँ तो टेक होम है पर मंथ। थोड़े दिन पहले इसका एक नोटिफिकेशन आया था कि अब इनके एसेट वगैरह बेचे जा रहे हैं, जो भी एसेट्स हैं वो धीरे धीरे बेच के लेंडर्स की रिकवरी हो रही है। तो स्टॉक तो कब का डीलिस्ट हो चुका, मतलब इट इज़ नाउ जीरो बेसिकली। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मेरे आंसू ही नहीं निकले बस। फिर मुझे अपने पेपर्स वापस लेने पड़े, मतलब 2-2.5 महीने। अच्छा हुआ कि वो 3 महीने का जो नोटिस पीरियड था वो खत्म नहीं हुआ। मैं भाई तुम्हारी अपसाइड का साथी हूँ और डाउन साइड का मैं बिल्कुल एनिमी हूँ। जैसे ही कुछ भी गड़बड़ होगा तुरंत बेचो। वो दोनों मैंने बेच दी, फालतू के इमोशंस में आके बेच दिए। उसके बाद ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 10 गुना हुआ और SBI स्मॉल कैप 4 गुना हुआ उसके बाद से 4 साल में। जैसे आपने अगर वो स्टॉक खरीदा है एंड वो स्टॉक गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, सो देन व्हाट डू यू डू? एक काम ये कर सकते हो कि आप ओके, तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दी पॉडकास्ट, आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जो शुभम है वो संडे को एक वेबिनार कर रहे हैं। तो जिन्हें नहीं पता शुभम के बारे में, शुभम 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे, इसलिए अमेजॉन यूएस की जॉब छोड़ के वो बैंगलोर इंडिया शिफ्ट हो गए और एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। तो अगर आप इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं और शुभम के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग पॉडकास्ट से। ठीक है अरुण, अभी जो आपकी जर्नी है वो क्या है? आप कहाँ से आते हो, अभी कहाँ पर हो? तो मैं एक्चुअली इंदौर मध्य प्रदेश हूँ। एक्चुअली मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो मैंने 9 जगहों से 10 जगहों से स्कूलिंग करी है करीबन। तो ओके। घाट घाट का पानी पिया हुआ है मैंने। और उसके बाद फिर आईटी में, जैसे उस टाइम पे होता था, किसी को मालूम नहीं था आईटी क्या है। तो हम लोगों ने कि यार बच्चा CD राइट कर लेता है या फिर MP3 प्लेयर अच्छे से चला लेता है, गाने मिक्स कर लेता है, चलो ये कंप्यूटर में अच्छा है। जैसे हाँ। अभी आपने जैसे अभी लैपटॉप में सिक्योरिटी वो नहीं कर पाया, तो ये आईटी वाले तो करना चाहिए इनको। तो वैसे ही कुछ था उस टाइम पे। तो पापा ने बोला कि यार तुम, ऐसा लग रहा है आईटी में अच्छा करोगे, तो जाके बस सिंपली आईटी दिलवा दिया उनने। पर वो बहुत अच्छा डिसीजन रहा एक तरह से। जो फर्स्ट जॉब लगी थी आईटी में वो मतलब हाँ, कितने की जो थी? फर्स्ट फर्स्ट जॉब लगी थी मेरी, जैसे कि सबकी एक कंपनी में लगती है, मेरी भी उसी कंपनी में लगी थी। इन्फोसिस? तो हाँ, टीसीएस? TCS में लगी थी। ओके। तो मेरी वही 15,000 रुपये की सैलरी आती थी, जिसमें से शायद उस टाइम पे टैक्स वैक्स भी शायद कट कुटा के 15,000 हाथ में आता था। और उसके बाद से अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए हैं हम लोग। और तब तो हम लोग, ऐसी हालत थी कि एक रूम में 6 लोग रहते थे। ओके। और करीबन 1-1.25 साल तक की एक रूम में 6 लोग ही रहे, जब तक कि सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो गया, जब तक परमानेंट नहीं हो गए। और ओके। उसके बाद थोड़ी सी लाइफ बेटर होनी चालू हुई। तो ये जो कौन सा ईयर था ये जब 15,000 सैलरी थी? ये था अराउंड 2010। ओके। एक्चुअली और मेरी 2008 लास्ट लास्ट में जॉब लग गई थी। कैंपस प्लेसमेंट ही हुआ था, लेकिन वो क्योंकि अपना इशू चल रहे थे वर्ल्ड वाइड, तो लीमन ब्रदर का, तो इसलिए मेरी ज्वाइनिंग थोड़ी सी लेट आई, तो इसलिए 2010 में मेरी जॉब लग गई थी। और अभी क्या करंट स्टेटस है, सैलरी कहाँ पर हो आप? अभी मैं समवेयर अराउंड, अगर मैं, क्योंकि यहाँ की करेंसी में अभी यूरोप में हूँ और हंगेरी में हूँ। यहाँ की करेंसी अभी, क्योंकि आपको मालूम है यूक्रेन के थोड़ा पास में ही है, करेंसी उतनी अच्छी नहीं है यहाँ की। तो अगर करेंसी को मैं कन्वर्ट करके बताऊँ तो समवेयर अराउंड, और टैक्स वैक्स काट के बताऊँ तो टेक होम है पर ओके। मंथ। तो अभी जर्नी क्या रही इन्वेस्टमेंट की दुनिया में? तो इन्वेस्टमेंट की, जैसे कि मुझे मालूम पड़ा कि ये CD राइट करना वगैरह ये सब आईटी नहीं होता है। तो धीरे 6 साल हो गए थे मुझे आईटी में। और मैं टीम लीड भी बन गया था। तो पहले क्या होता था कि केवल एम्प्लॉयर जो होते थे या फिर आपके जो बॉस हैं, मैनेजर्स हैं, उनकी सुननी पड़ती थी। जब मैं टीम लीड बना तो बॉस की तो सुननी पड़ती थी, मैनेजर की, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ जो आपके नीचे है टीम, उनकी भी सुननी पड़ती थी। और मैं और मेरी वाइफ दोनों ही बहुत ज़्यादा थिक स्किन के नहीं है।
मतलब हम लोग थोड़ा सा दिल पे ले लेते कि अरे यार क्या यार सुना दिया, हमारा सैटरडे संडे बिगड़ जाता था। हमेशा मेरे बैक ऑफ द माइंड इतना रहा है कि यार सैटरडे संडे में हमेशा ऑफिस रहता हूँ, तो मुझे लगा यार देयर शुड बी समथिंग एल्स, कुछ और होना चाहिए जो अपन करें, साइड हसल करना चाहिए। और कुछ ऐसा साइड हसल, अब दूसरी बार मिस्टेक नहीं करना है, ऐसा साइड हसल होना चाहिए कि जिसमें ना एम्प्लॉय हो ना एम्प्लॉयर हो। तो उसमें बिजनेस कट हो जाता है, क्योंकि बिजनेस में एज यू नो कि आप ओनर तो बन जाते हो लेकिन आपके नीचे बहुत लोग होते हैं और वो आपको अच्छे से आप वो आप भी उनकी ऐसी तैसी करते हो, वो भी आपकी ऐसी तैसी करते हैं। अग्री। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसा कुछ चाहिए, और आई ड्रिल डाउन टू ओनली टू प्रोफेशंस। तो एक तो था एस्ट्रोलॉजी, उसमें ना कोई एम्प्लॉय होता है ना एम्प्लॉयर होता है। मैंने पढ़ना चालू कर दिया, थोड़ा सा मतलब अजीब सा है तो मैंने वो पढ़ना चालू कर दिया। और उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट में तो मुझे बहुत ही अच्छा, कोई किसी को आपको जवाब नहीं देना है, आपके लॉसेज हैं, आपके प्रॉफिट है। ना कोई प्रेस करेगा ना कुछ। आप आईटी में ऐसा होता था कि आपको प्रेस तो बहुत कम करते थे, पर गलती कर दी अगर आपने तो ब्लो अप बहुत ज़्यादा होता था। तो वहाँ से मैं थोड़ा सा अपना साइड हसल चालू किया, और इन्वेस्टिंग में मैंने अपना पहला शेयर खरीदा है लुपिन। केवल स्टॉक मेरे को किसी ने रिकमेंड किया, जाके मैंने अपना डीमैट खुलवाया, मेरी वाइफ ने बोला डीमैट खुलवाओ, मुझे भी नहीं करना है ज़्यादा देर। तो फिर डीमैट खुलवाया और एक पहला शेयर लिया लुपिन, और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद ब्लोअप्स हुए, वो अलग स्टोरी है। बोलिए। तो लूपिन आपने कब लिया था? ये कब की बात है? व्हेन डिड यू स्टार्ट एक्चुअली? 2017, मतलब 17। अच्छा, व्हेन आई वाज 6 to 7 years इन इनटू जॉब, तब अंडरस्टूड मुझे अंडरस्टूड। आने लग गया था कि यार कुछ साइड हसल होना चाहिए, तब लुपिन लिया था। मतलब एस्ट्रोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का मतलब कॉम्बो बड़ा वैसा लग रहा है कि बिल्कुल ही डिफरेंट माइंड सेट है। ये तो नहीं सोचा था कि एस्ट्रोलॉजी से इन्वेस्टमेंट भी यार पता चल जाएगी। नहीं नहीं, ये बाद में मुझे पता चला कि ऐसा नहीं कर सकते, पहले मुझे लगता था कि ये भी कर सकते होंगे। मैंने एक्चुअली बहुत जल्दी सर्टिफिकेशन कर लिया था एस्ट्रोलॉजी में, पर फिर ओके। मुझे लगा कि यार नहीं यार, ये क्विक बक नहीं देगा, ये इसमें आपको क्लाइंट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। पर स्टॉक मार्केट एक लो हैंगिंग फ्रूट है, मतलब उसमें पैसे लगाओ पैसे पाओ, वो वाला है। और लुपिन में ऐसा हो गया था कि यार जल्दी से फटाफट लगा के 30% मिल गए थे मुझे। तो मुझे बस ऐसा लगा था कि अरे तो बहुत ही ईजी है, अरे तो बहुत अपन क्रैक कर लिया है। उसके बाद जब मैंने ये सोचा कि क्रैक कर लिया है, उसके बाद 5 महीने में मैंने 1 लाख का नुकसान किया। और तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, देयर इज़ मोर टू इट। मुझे एक्चुअली हिडन नॉलेज एक्वायर करना बहुत अच्छा लगता था, कि जो भी चीज़ हिडन है, डीप है। तो दोनों चीज़, एस्ट्रोलॉजी भी हिडन है, मालूम नहीं क्या क्या चल रहा है इसमें, समझ में नहीं आता है क्यों है लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेते हैं, तो इसलिए उसमें स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा हिडन है। तो मेरे को उसमें भी नॉलेज एक्वायर करने की बहुत इच्छा हुई। तो जब मेरे को ये 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तब इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो मुझे लगा कि नहीं यार, दिस मोर टू स्टॉक मार्केट्स देन जस्ट प्राइजेस। तो इसलिए लेट अस लुक इनटू इट कि क्या होता है। तब मैंने पढ़ना चालू किया, और मेरे बहुत सारे फिर उसके बाद दोस्त बने, जैसे वॉरेन बुफे, या फिर पीटर लिंच, और अपने सौरभ मुखर्जी और विजय केडिया। फिर मैं इन सब की बुक्स पढ़ने लग गया, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, वॉरेन बुफे वे, या फिर वॉरेन बुफे थिंग्स लाइक ए गर्ल। ये सारी बुक्स पढ़ने लग गया, और मुझे पी वगैरह समझ में आने लग गया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे थे अपने आसपास कि जो मार्केट में इन्वेस्ट तो करते थे, 15 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको मार्केट कैप ही नहीं मालूम है कि मार्केट कैप क्या होता है। आई वॉज स्टन्ड कि ये लोग कर कैसे रहे हैं, प्रॉफिट कैसे बन रहा है। तो मैं आर ओ सी, ये वो वगैरह सब, और वॉरेन बफे ने सिखाया मुझे, बिल्कुल हाई इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया हूँ मैं उस मामले में। और पीटर लिंच ने सिखाया। बस उसके बाद जर्नी वेंट थ्रू। तो लाख लॉस वाली क्या स्टोरी थी? वो एक्चुअली मैंने विजय कीडिया को सुन लिया था कि सेरा सैनिटरी वेयर खरीदा है, और बहुत छोटे में खरीदा, और 16,000 गुने का प्रॉफिट बनाया है, 16,000 टाइम्स, परसेंटेज भी नहीं। तो बस मुझे लगा छोटी कंपनीज ही हैं, छोटी कंपनीज खरीदना है। तो ऐसी ऐसी कंपनीज खरीद ली थी, और फिर किसी से मैंने ये सीख लिया था कि जो आसपास दिखता है वो खरीदो। तो आसपास देखा मैंने, तलवलकर जिम खुल रहे थे, ओह, अच्छा। तो मैंने तलवलकर जिम खरीद लिया। फिर उसके बाद सुनील हाईटेक करके है, वो खरीद लिया। ऐसे करके जो आसपास जो बेकार बेकार सी चीज़ें, मेरे को बैलेंस शीट देखना नहीं आई थी उस टाइम पे कि यार बैलेंस शीट में डेट भी देखना रहता है कि भाई डेट कितना है वगैरह। मैं तो बस प्रमोटर को सुनता था कि भाई इंडिया में पूरा हम जिम खोल देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, और मैं उनकी बातों में आ गया और ख़रीद लिया। तो वहाँ से ब्लो अप हुए। और सुजलॉन में वो टाटी जी होते थे शायद, टंटी जी का, आई डोंट नो नेम एग्जैक्टली। वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सोलर में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अगेन मैंने बोरोइंग नहीं देखी कि आप बातें तो कर रहे हो, पर अभी आपको ये पूरा डेट चुकाना है।
वो मैंने नहीं देखा। वहाँ पे मैंने फिर वहाँ पे ही ब्लो अप किया। आई थिंक आपने जो अभी नाम लिया तलवरकर वो हमने रिसेंटली कवर किया था अपने सेशन में, जब हमने फ्रॉड कैच करने वाला सेशन लिया था। तो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मुझे एक सिमिल ये सुजलॉन तलवरकर देन अभी एक कंपनी है, और ये अपना कैफ़े कॉफ़ी डे, राइट, ये सब ऐसी कंपनीज हैं जो आपको, जो ये ब्लो अप्स में ना एकदम ऐसे जो फेमस नाम होते हैं ना, कि बहुत कॉमनली दिख जाएंगे। ये सुजलॉन तो सबसे ज़्यादा कॉमन, सुजलॉन, यस बैंक, और तो बहुत मैक्सिमम लोगों से यही नाम सुनाई देते हैं। ये सब मेरे पोर्टफोलियो में थे शुभम। इन सब ने मेरे हाथ चलाए, इनने मुझे एक्चुअली स्टॉक मार्केट की फीस ली है मेरे से, इन्हीं सब स्टॉक्स ने, कि भाई ऐसे ही फ्री में नहीं आने मिलेगा, दिस इज़ योर फीस टू एंटर इनटू स्टॉक मार्केट्स। गॉट इट। सही है। F&O में भी आपने हाथ जलाए हैं, उसकी क्या स्टोरी है? हाँ, फिर एक्चुअली अब कर तो रहे हैं, पैसे जल गए हैं। फिर एकाध एकाध स्टॉक चल भी गया था मेरा, पर मुझे ऐसा लगा कि यार स्टॉक मार्केट में पैसे बहुत लेट आते हैं, आपने अभी इन्वेस्ट किया 1 साल बाद आते हैं। कुछ ऑपरेशनल इनकम होनी चाहिए जो डेली आए, तभी तो आप फिर फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे, जॉब छोड़ पाओगे। तो मैं घुसा F&O में। मेरे एक कज़िन ने एक टेलीग्राम का ग्रुप दिया कि ये बंदा तो ऐसा है बिल्कुल, इसने तो ये गाड़ी खरीद ली है, मर्सिडीज़ खरीदी अभी पिछले महीने, तो इस ग्रुप में घुस जाओ और करो। 3-4 कॉल चले और फिर मैंने एक बड़ा बैट लिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा। बहुत चल रहा था उस टाइम पे, कोरोना का टाइम था और बहुत चल रहा था। तो मुझे लगा कि अब इतना कितना चलेगा यार, अभी तो कोई ज़्यादा गाड़ी भी नहीं चला रहा है, अभी तो कोरोना का डर है। तो मैंने उसका पुट खरीद लिया, और एक तो नहीं, 3, मतलब अच्छे से लॉट खरीद लिया उसमें मुझे। और वो फिर चलना वापस से चालू हुआ 2 दिन में, एक दिन में 1 लाख, अगले दिन 1 लाख। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मेरे आंसू ही नहीं निकले बस। इतना जैसे तैसे करके मैं और मेरा भाई बैठे, कजिन बैठे, और जैसे तैसे मेरे जो ने कॉल है वो बिकवाया। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा कि यार एक कॉल पुट तो नहीं करूँगा, जबकि मैंने पढ़ रखा था एक बुक में कि वॉरेन बफे बोलते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ड्रग है। ये पढ़ रखा, फिर भी मैंने, और सही बात बताऊँ, मैंने उस दिन कसम खाई थी कि नहीं करूँगा, पर अभी भी मैं 3-4 महीने 5 महीने में एक आध निफ्टी बेच देता हूँ जब मार्केट ऊपर जाता है। वो चीज़ नहीं जाती है। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि जैसे मैंने सोचा था, मैंने जो टीनेजर्स हैं वो तो करते हैं ये चीज़, जैसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे मिलेगा। लेकिन मतलब प्रॉपरली जो इंजीनियर्स हैं, और फिर मुझे लगता है वो नहीं करने चाहिए गलती। जबकि हमने राहुल के साथ भी पॉडकास्ट किया था, उन्होंने भी ये गलती करी थी। नहीं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, और आई थिंक समहाउ एक फीलिंग होती है, और मुझे लगता है कि वो ये जो चीज़ है ना, ये ज़्यादा, मतलब हु आर वेल टू डू उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि दे फील कि वी नो इट, वी कैन डू इट, राइट, वी आर स्मार्ट। तो यस। वो चीज़ है। अगर आपको पहले से पता है ना कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, फिर आप हाथ भी नहीं लगाओगे। जैसे हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो स्टॉक मार्केट को छूना ही नहीं है, जुआ। मेरे, हाँ। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वालिफाइड हो तो यू आर मोर, यू माइट टेंड मोर टुवर्ड्स डूइंग इट। हाँ, मतलब और ओवर एक कॉन्फिडेंस। फोमो भी होता है जब सामने वाले स्टोरीज बताते हैं कि अरे F&O में ये कर लिया, वो कर लिया, मर्सिडीज खरीद ली 1-1.5 महीने में। तो बहुत बड़ा फोमो आ जाता है कि अरे यार अपन तो यार नालायक हैं, अपने को आता नहीं है कुछ, अपन लॉन्ग टर्म में बैठे हुए हैं, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनेगा। हाँ, फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, ये सब तो नहीं करना है, अपने बस की बात नहीं है। बहुत कॉमनली यार ये स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, और आई थिंक आपने जो स्टॉक्स बताए वो भी बहुत कॉमनली सुनने को मिलते हैं। आई थिंक ये जो मिस्टेक्स वाली है ना, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों की जर्नी वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होती है कि पहले ऑप्शन में हाथ जलाए, फिर ये सुजलॉन, यस बैंक, उनमें, एंड देन फाइनली धीरे धीरे लर्निंग आई, और देन बेसिकली यू आर ऑन द राइट पाथ। तो एक साइकिल तो लगता ही है। हाँ, मुझे 2-3 लगे। क्योंकि फिर जब सीखा शुभम, हेमंत, जब सीखा तो उसके बाद कोरोना आ गया, और तब ROC बैलेंस शीट वगैरह थोड़ा थोड़ा देखना सीख गए थे। कोरोना आ गया, और कोरोना में ऐसे शेयर्स नीचे गए, और बिल्कुल नीचे पे जाके मेरी कोरोना के दिन जब वो थालियां बजती थी, तब मेरी बेटी बॉर्न हुई थी। तो मैं देख रहा था हॉस्पिटल में, फ्रांस का प्रेसिडेंट रो रहा है, इटली का प्राइम मिनिस्टर रो रहा है, बोल रहे कि बिल्कुल आसमान फट गया है, क्या हो गया ये, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो बस मुझे लगा सब बेच देना चाहिए। उस दिन मैंने अपने स्टॉक्स निकाले, मैंने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक खरीदा था। मतलब मैं उस बस में तक बैठ के आया था अपनी रिसर्च करने के लिए,
मैंने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक खरीदा था और SBI स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स थे, वो दोनों मैंने बेच दिए कि अरे यार अब बच्चा हुआ है उसका पैसा, मतलब मैं आई कैन नॉट बर्न मनी, वो उसका हक है, तो मैंने वो फालतू के इमोशंस में आके बेच दिए। उसके बाद ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 10 गुना हुआ और SBI स्मॉल कैप 4 गुना हुआ उसके बाद से 4 साल में। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा पैनिक सेलिंग तो नहीं करूँगा मैं अच्छे शेयर्स में। अगर हम कोई चार्ट वगैरह शुभम देख सकें, और जैसे ये भी थे अभी, यस बैंक था, फिर वाकर था, तो उसमें क्या आपकी कौन सी जर्नी थी, और मतलब किस तरीके से आपका थिंकिंग मॉडल क्या होता, मतलब अरुण क्या उस टाइम सोच रहे थे और शुभम आप क्या सोच रहे थे? आई थिंक उससे वैल्यू भी मिलेगी व्यूअर्स को कि क्या लेट मी वो शेयर। प्रोसेस में कैप्चर होता, और अरुण क्या आप ट्रैक कर लेते उसको उस टाइम? लेट्स सी दैट। मैं मेजरली प्रमोटर को ट्रैक कर रहा था हेमन, प्रमोटर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, चार्ट तो उस टाइम देखना आता नहीं था। अभी टेक्नो फंडा जब मैंने शुभम के मुंह से सुना तभी से चार्ट थोड़ा सा देखना चालू किया है। सो आपको स्क्रीन दिख रही है, जी, हाँ। ये कौन सी कंपनी है? ये तलवरकर है। 2018 में 265 रुपीज़ का था, एंड आज ये अभी इसका थोड़े दिन पहले नोटिफिकेशन आया, अब तो खैर ये डीलिस्ट ही हो गया। थोड़े दिन पहले इसका एक नोटिफिकेशन आया था कि अब इनके एसेट वगैरह बेचे जा रहे हैं, जिम में जो भी एसेट्स हैं वो धीरे धीरे बेच के लेंडर्स की रिकवरी हो रही है। तो स्टॉक तो कब का डीलिस्ट हो चुका, लेकिन मतलब इट इज़ नाउ ज़ीरो बेसिकली। मगर अभी अरुण आपने कब खरीदा था ये उस टाइम? ये मैंने 2018 के करीब खरीदा था। 2018 में क्या प्राइस होगा इसका? थिंक अराउंड 200। हाँ बस। और ये मेरा एक्चुअल में ज़ीरो हुआ था शायद, मेरे अभी डीमैट में मैंने वो डीमैट यूज़ करना बंद कर दिया, शायद पड़े होंगे शेयर्स। और मतलब आपका थिंकिंग मॉडल क्या था लेने का, मतलब किस चीज़ के ऊपर बैट कर रहे थे? सिर्फ प्रॉमिसेस के ऊपर, कॉन कॉल में जो गप्पे मारी जा रही हैं? हाँ, कौन कॉल में गप्पे मारी जा रही है, ऊपर से मैंने बताया बुक्स पढ़ता था मैं, वॉरेन बफे ने बोल दिया था कि आसपास की, और पीटर लिंच ने कि आसपास की चीज़ें देखो, कोलगेट यूज़ करते हो कोलगेट लो, ये कर। मुझे कोलगेट वगैरह तो बहुत महंगे लगे, तलवलकर मुझे बहुत सस्ता लगा कि भैया आसपास चीज़ें देख रहा हूँ मैं। अगर आप इसे देखोगे ना, ये एक्चुअली में ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा ट्रैप है। और आप ये देखो कि रेवेन्यूज़ इसके कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रही थी। सो इट वाज एक्चुअली डूइंग रीजनेबली वेल, 140, 180, 225, 251, एंड देन सडनली कुछ हुआ, यहाँ पे 251 से 49 हो गए, राइट? ठीक है। राइट। एंड जहाँ तक मुझे याद है इन्होंने अपना डीमर्जर किया था इस टाइम पे। सो आई थिंक इनकी तलवरकर हेल्थ क्लब और बेटर वैल्यू फिटनेस, ये दो कंपनियां बन गई थी। सो दिस इज़ द हेल्थ क्लब वाली कंपनी। राइट। यस। सो ये जुलाई 2018 में डीमर्जर हुआ था, हम्म। और दूसरी कंपनी है वो। तो इनफैक्ट आपने नहीं सर, सिर्फ मैंने इनकी बहुत सारी ब्रोकर रिपोर्ट्स पढ़ी थी अभी जब मैं रिसेंटली प्रेजेंट कर रहा था। तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकर्स ने, जो फेमस नाम हैं, मतलब वेरी वेरी लाइक HDFC एंड ICICI, मतलब एग्जैक्टली आई एम नॉट कोटिंग देम, बट द बिग नेम्स लाइक देम रिपोर्ट्स लेकर आए थे, देर इज़ अ 30% अपसाइड, देर इज़ अ 40% अपसाइड, इस टाइप की, राइट? तो वो अभी मैं पुरानी रिपोर्ट्स देख रहा था, बट इन रियलिटी मतलब हमारे को जब भी कोई कंपनी को अपन देख रहे हैं ना, तो सिंपल है कि, और ये गलती बहुत 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 ज़्यादा कॉमन है कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में आकर के कुछ कुछ तो बोल दिया कि भाई मैं ऐसा ऐसा करूँगा एंड ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक्चुअल कहानी शुरू होती है। कहानी ये होती है कि भाई क्या वो एक्चुअली में वैसा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर उसने जो, अगर एंड मैक्सिमम लोग होते हैं वो ट्रैक ही नहीं करते कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। वो बस खाली वो कहीं से तो ये तो सुन लेते हैं कि मैनेजमेंट ने ये बोल दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, एंड बस खरीद लेते हैं, एंड बस उसको 2-3 साल के लिए छोड़ देते हैं कि भाई मैनेजमेंट ने बोला था कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक अगर अगर जैसे इस टाइप के शेयर से बचना है, तो ऑब्वियसली द बेस्ट थिंग इज कि आप पहले से बैलेंस शीट और इन सब का एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाओ। दैट इज द, मतलब अगर आपको वो, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आपको बैलेंस शीट रीड करना नहीं आती है, या फिर P&L स्टेटमेंट देखना नहीं आती है, कैश फ्लो देखना नहीं आते हैं, तो फिर बेसिकली आई थिंक यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक। बट अगर वो सब कुछ सही भी है ना, उसके बावजूद भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। एंड इस केस में अगर आप इसके बोरोइंग्स वगैरह देखोगे, सो द बोरोइंग्स वर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, राइट? तो ये नए 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 जिम खोलते जा रहे थे, तो बोरोइंग्स वर इंक्रीजिंग, तो वहां से एक पहला रेड फ्लैग अपने को ऊपर से दिख जाता है। बट लेट्स से कि फॉर सम रीजन हमें लगता है कि भैया ठीक है हमने खरीद लिया, लेकिन उसके बाद रियल स्टोरी शुरू होती है। जैसे आपने अगर वो स्टॉक खरीदा है एंड वो स्टॉक गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है,
राइट? सो देन व्हाट डू यू डू? आप दो काम कर सकते हो। एक काम ये कर सकते हो कि आप अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हो, यार मैं सही कर रहा हूँ क्या ऐसा? एंड ये आई थिंक मेजर लर्निंग है, मुझे लगता है ये जो कि एप्लीकेबल है हर हर कंपनी में, हर स्टॉक में, एवरीवेयर। अगर आपने कोई बेट लिया और वो बेट आपके बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है, राइट? तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, मैं मार्केट में तो ऐसा होता ही रहता है, मे बी ये स्टॉक गिर रहा है, मैं 1-2 महीना और रुक जाता हूँ, ये वापस आ जाएगा, फिर निकल जाऊंगा, मैं तो मेरा वैल्यू भाव आ इन्वेस्ट जाएगा। मेरा भाव आ जाएगा, फिर मैं निकल जाऊंगा, ठीक है? और रियलिटी में होता क्या है, अगर वो कंपनी एक्चुअली में कुछ गड़बड़ कर रही है, या मानो कि भाई उसने बोला मैं 100 करोड़ का रेवेन्यू करूंगी, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ 80 कर पाई है, जो वो भी बोल रही है वो हो नहीं रहा है, ठीक है? तो जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो पहले साइन पे आकर के बेचेंगे, एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो उसके बाद सारे के सारे चार्ट्स खराब हो जाएंगे। फिर ट्रेडर्स आकर के बेचेंगे, ट्रेडर्स को ये लगेगा कि यार चार्ट बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए हैं। तो अब बेसिकली दो फोर्सेस हैं, एक टेक्निकल फोर्स और एक है फंडामेंटल फोर्स। अब आप दोनों फोर्स आपके खिलाफ हैं, एंड आप वेट कर रहे हो अपने भाव का जो कि आ नहीं रहा, एंड वो नुकसान और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, एंड विद इन अ फ्यू मतलब मंथ्स आपको लगेगा यार अब तो वो ऑलरेडी मैं 50% नीचे आ गया हूँ, अब कैसे बेच दूँ, अब तो इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो मैं एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, दैट इज़ हाउ इट प्लेज आउट। बट इन रियलिटी मतलब हमारे को करना ये है कि जैसे ही फर्स्ट साइन ऑफ हमें ये मिले कि भाई गड़बड़ हो गया है, फॉर एग्जांपल इसके चार्ट में आप देखो कि ये 200 से जैसे ही ये यहाँ पे आया था, दिस वाज अ क्लियर स्टेज 4। और अगर किसी को स्टेज 4 नहीं पता है तो स्टेज 4 इज मतलब इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि मतलब ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, इस ब्लैक लाइन के नीचे है, राइट? तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज एक्चुअली गोइंग बैक एंड सीइंग कि भाई जो ये बोल रहे हैं हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा है तो बेचो। एंड अगर इतना ही अच्छा है तो कल को वापस तो आएगा, तो वापस खरीद लेना। बट अभी वेट मत करो कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि ये आएगा या नहीं आएगा। तो आई थिंक दैट इज, ये थिंकिंग डेवलप भाई करने में सालों लग जाते हैं। शुभम, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ के, जब वो 90% फॉल हो गया था 2018 में, तब खरीदा मैंने, और उसके बाद वो वापस 90% फॉल हुआ। और मतलब तो कितना इन्वेस्ट किया था, व्हाट वाज द अमाउंट? अमाउंट ज़्यादा नहीं किया था लकीली, मतलब मैं उस टाइम पे तो सीख ही रहा था, तो मेरे ख्याल से 40-1,000 रुपये किए होंगे, 40-50 हज़ार। और वो छोड़ दिए फिर, मेरे ख्याल से आज भी है मेरे डीमैट में वो तलवल कर। ऐसे ही उस टाइम सुजलॉन खरीदा था, सुजलॉन छोड़ दिया और प्रकाश, पर सुजलॉन बेच दिया मैंने। बट अच्छा। तो मतलब तो फ्रॉम ऐसा रहा। रेवेन्यू पर्सपेक्टिव आल्सो वहां पे 2018 में आपके पास डेटा था कि वो रेवेन्यू तो डिक्रीज ही हो रहे हैं। एक्चुअली हेमंत, मुझे उस टाइम बैलेंस शीट देखते नहीं आती थी, मैं नया ही था बिल्कुल, बैलेंस शीट देखते नहीं आती थी, तो मैंने डेट नहीं देखा। अब तो आई एम वेरी पर्टिकुलर कि भाई डेट ज़्यादा है और फिर मैनेजमेंट कुछ भी वॉक द टॉक कुछ भी कर रहा है, तो मैं नहीं लेता उस कंपनी को। या फिर बहुत सारे रिटर्न रेशोज, आर ओ सी देखना आ गया है, आर ओ ई देखना आ गया है, और अब तो 200 डी एम ए भी सीख गए हैं थैंक्स टू शुभम। अब वो भी देखना आ गया है कि यार 200 डेमा को सपोर्ट करना चाहिए स्टॉक को। तो अब तो खैर अलग स्टोरी है। और ये जो सारी लर्निंग्स हैं, इसमें फिर मुझे अपना एक पहला मल्टीबैगर मिला जब मुझे ओके। ये सारे ब्लोअप्स हुए। अच्छी बात ये हुई कि मैं स्टॉक मार्केट छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे अभी भी नौकरी तो छोड़नी थी, तो स्टॉक मार्केट तो छूट नहीं सकता। तो फिर मैंने, कोरोना हुआ, मैंने फिर से ब्लोअप्स किए, म्यूचुअल फंड बेचे, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बेचा, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मैं मनी टाइम्स करके एक मैगजीन पढ़ने लग गया। मनी टाइम्स में एक मनी। आईओएल केमिकल्स करके एक शेयर को बहुत बार बोला जाता था कि भाई चाइना में भी कुछ हो रहा है, कि केमिकल फैक्ट्रीज बंद हो रही है पॉल्यूशन के कारण। तो यस। ये ब्रूफेन, तो कोरोना में सब ले रहे हैं ब्रूफेन भर भर के, क्योंकि बुखार हो रहा है बहुत। तो ये आईओएल केमिकल ब्रूफेन सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, ले लो। और 10 का पी था, मैं पी भी देखने लग गया, बैलेंस शीट में कैश था और ज़्यादा डेट नहीं था, डेट रिड्यूस हो रहा था। तो मैंने आईओएल केमिकल्स ले लिया, 72 के भाव पे लेता गया मैं। मैंने बिल्कुल नीचे लिया 72 के भाव पे, और ऊपर वो करता गया, क्या बोलते हैं इसको, एवरेज अप एवरेज करते गया। मैंने तब ये भी सीख लिया था कि डाउन एवरेज नहीं करना है, अप एवरेज करना है, क्योंकि मैंने तलवल का डाउन एवरेज किए थे, इवन सुजलॉन भी डाउन एवरेज किए थे। और फिर वो गया 900 तक, और वहाँ पे मैंने अपने पेपर्स डाल दिया कि यार चलो मैं हो गया हूँ फाइनेंशियली फ्री। मेरे को लगने लग गया था पेपर्स कि बस मतलब अब रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया था। और मेरे को ये वाले मोमेंट था मेरा कि भाई ये मेरा सेरा सैनिटरी वेयर है, जो विजय केडिया का, जो 1000 गुना बढ़ेगा ये, और अपने भगवाने वाला फीलिंग आ गई थी। तो लेकिन फिर मैंने पेपर डाले,
और बस कुछ टाइम में पलटा वापस से। जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो चालू हो गई, पॉल्यूशन के नॉर्म्स चाइना में ईज हो गए, आइबुप्रोफेन की डिमांड कम हो गई। ये मैक्रो फैक्टर्स मुझे देखते नहीं आते थे उस टाइम पे, और मेरा स्टॉक हो गया हाफ, क्योंकि रिजल्ट्स बेकार आने लग गए थे। 200 डीमे के मेरे को उस टाइम आता नहीं था देखते कि 200 डीमे को अपने को देखना है, डीएमए को। और रिजल्ट्स घटिया आने लग गए, लेकिन मैनेजमेंट फिर भी पॉजिटिव कमेंट्री कर रहे थे। तो मैंने बोला कि नहीं यार, ये तो अपने को रुकना चाहिए अपने शेयर में जब तक कि स्टोरी चल रही है। Yep. एक बार का क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। लगातार आने लग गए, और फिर फाइनली मैंने जब 55% ड्रॉ डाउन हो गया मेरा पोर्टफोलियो, मैंने उसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और 50 लाख तक चले गया था। उसके बाद लेकिन जब मैंने निकाला तो 23 लाख में निकाला। बट स्पिरिट वाज अ बहुत विनर। थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आईओएल केमिकल में मैं भी एक टाइम पे इन्वेस्टेड था, हालांकि नॉट इन दिस साइकिल, बट बेसिकली अराउंड आई थिंक 2022 के आसपास मुझे भी पर्सनली लग रहा था कि ये साइकिल दोबारा से आएगी। तो लेट मी एक्चुअली शो यू। सो सो बिफोर बिफोर वी एक्चुअली टॉक अबाउट आईओएल केमिकल में हुआ क्या था, लेट मी थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि आई थिंक जब भी हम कोई भी कंपनी को देखते हैं ना, तो अपने को एक व्यू बनाना होता है कि क्या ये मेरी लॉन्ग टर्म बेट है या फिर एक साइक्लिकल बेट है, राइट। अच्छा, बाय द वे आईओएल केमिकल आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी, नॉट जस्ट इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी आइबुप्रोफेन बनाने वाली कंपनी है। आइबुप्रोफेन इज बेसिकली सिमिलर टू पैरासीटामॉल। इंडिया में जैसे हम पैरासीटामॉल लेते हैं बुखार के लिए, यूएस वगैरह में आइबुप्रोफेन ली जाती है। यहाँ भी सो लेते मतलब दोनों ही सॉल्ट्स हैं। अब तो बाय द वे इन्होंने, क्योंकि इन्हें लग रहा था भाई बहुत, और सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हुआ करती थी, ओनली वन प्रोडक्ट, खाली आइबुप्रोफेन बनाते हैं, और सारी दुनिया में मतलब सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर इनका पास ही था आइबुप्रोफेन का। अब इन्होंने पैरासीटामॉल की भी कैपेसिटी लगाई है, हालांकि नॉट एज बिग एज दी आइबुप्रोफेन। तो इसमें हुआ क्या था कि उस टाइम पे आपको याद होगा कि भाई भर भर के डिमांड आ रही थी, और उस टाइम पे इनकी कैपेसिटी भी आई थी आइबुप्रोफेन की। तो इनकी जो साइकिल है वो कोरोना में शुरू नहीं हुई थी, वो 2019-20 में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर ही ऑलरेडी आइबुप्रोफेन की थोड़ी शॉर्टेज चल रही थी, जिसकी वजह से जो मार्जिन हैं ये 14% से बढ़ के 30% के हो गए थे। एंड देन मतलब इस कंपनी के लिए सोने पे सुहागा कोविड आ गया था, जिसकी वजह से और ही ज़्यादा मतलब जो 24 के थे वो भी 30% के मार्जिन हो गए। एंड क्योंकि मार्जिन मतलब अब इसमें क्या है कि भाई, क्योंकि पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज का गेम है, जो प्रॉफिट है वो 28 करोड़ से बढ़ के 445 करोड़ के पहुंच गए थे, इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स हो गए थे। एंड जबरदस्त चीज इस कंपनी ने क्या करी कि पहले जो एक्सपेंशन करा था ना, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए थे, तो कर्जा आ गया था बैलेंस शीट पे। अब जब भर के कैश आया, कंपनी ने सारा कर्जा उतार दिया, जीरो डेट कंपनी हो गई थी। ठीक है, तो एक्चुअली में इस कंपनी का जो डीएनए है वो चेंज हो गया था एक तरीके से, अगर देखा जाए तो, कि पास्ट में अगर आप इसकी बोरोइंग्स वगैरह भी देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये 447 करोड़ की बोरोइंग्स थी, 3 करोड़ की हो गई थी। ठीक है, राइट। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने बोला भैया अभी तो हमारे पास भर भर के पैसा है, एंड कंपनी को ये समझ, एंड ये सबको पता था, मतलब आई थिंक अगर कोई भी जना समझता है कि धंधा साइक्लिकल है, उसको ये पता था कि ये, इनफैक्ट ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, ये बहुत कॉमन बात है कि जितने भी ये सिंगल कमोडिटी, दिस इज अ कमोडिटी, आइबुप्रोफेन इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड ड्रग, बहुत ही ज़्यादा कोई पेटेंटेड ड्रग नहीं है। कल को मैं चाहूँ तो मैं भी यूएसएफडीए का अप्रूवल लेके, या मतलब इंडिया में मतलब पैरासीटामॉल आइबुप्रोफेन की कैपेसिटी लगा सकता हूँ। तो ये मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है। इनके लिए जो सस्टेनेबल मार्जिन है वो 10 से 12%, राइट। और तो ऐसी कंपनीज में एग्जिट जो है ना, वो हम जहां पे, इनफैक्ट मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं, जब आपको ये समझ में आ जाए कि भाई मार्जिन एक्सेप्शनली हाई हैं, ठीक है, जैसे इस केस में आपको यहां पे दिख रहा है कि मार्जिन 30% के एक्सेप्शनली हाई है, राइट। तो आपको मार्जिन डिप होने का पहला सिग्नल मिलते ही एग्जिट करना है, नहीं तो आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा। एंड वो आपको क्वार्टरली लेवल पे दिख जाएगा यहां पर कि जब वो हुआ था। और इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम तो वो भी नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम तो ये होगा कि स्टॉक पहले गिरेगा और मार्जिन में डिप बाद में आएगा। एंड इसीलिए क्योंकि जो अंदर के लोग हैं वो तो भाई अंदर बहुत ज़्यादा डेटा ट्रैक कर रहे हैं कि एक्चुअली में डिमांड कैसी आ रही है, मार्जिन कितने बनने वाले हैं। तो इस ऐसे केसेस में वो जो सेलिंग है वो टेक्निकली ही करनी पड़ती है। अगर आप फंडामेंटली एग्जिट का सोचोगे तो जैसे ही ये 200 डेमा टूटा था अगस्त के बाद, ये यहाँ पे, तो आई थिंक दिस वाज द प्राइस, 600 रुपए पे बिक जाना चाहिए था इस शेयर को आइडियली, राइट। राइट। तो एक्चुअली एंड मैंने मतलब, हाँ जी,
मैंने 550 में बेचा ये पूरा, 500 550 का मेरा एवरेज हो गया था। और इसमें एक और स्टोरी चल रही थी बहुत ज़्यादा, आपको मालूम होगा शुभम, BASF की फैक्ट्री है जो आइबुप्रोफेन बनाती जर्मनी में, हाँ हाँ हाँ। वो बंद पड़ी हुई थी। तो फिर यस चल रहा था, अरे अभी तो उसको चलने में, चालू होने में बहुत टाइम है, बहुत टाइम, और एकदम से चालू हो गई। तो यस। वहाँ से भी, हाँ मतलब फिर मुझे अपने पेपर्स वापस लेने पड़े, मतलब 2-2.5 महीने, अच्छा हुआ कि वो 3 महीने का जो नोटिस पीरियड था वो ख़त्म नहीं हुआ। फिर मैंने वापस से अपने पेपर्स लिए, वापस से जॉब ज्वाइन बैक किया। आप नौकरी छोड़ना क्यों चाहते थे, मतलब वो उसके पीछे का इमोशन नहीं मैं समझा। हमेशा से मेरा एक है, फाइनेंशियली फ्री होना है मुझे, मतलब मुझे अपने एक्सपेंसेस के लिए जॉब नहीं करना है, शुरू से है मेरा ऐसा। और मैंने आपको जो एक एम्प्लॉयर की जो बताई वो है, मतलब आई एम नॉट वेरी थिक स्किन्ड। मुझे अगर फ्राइडे को किसी ने किसी कॉल में कुछ ब्लो अप हो जाता है तो सैटरडे संडे तक मेरे दिमाग में रहता है। तो वो, और वो मेरी वाइफ के साथ भी है, तो वो भी मुझे फोर्स करती रहती है कि यार कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, अपने को फाइनेंशियली फ्री होना है और छोड़ना तो है, एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके छोड़ना है। हम्म। तो वो था फाइनेंशियली फ्री होने का, मेरे को 2017 में चालू ही इसलिए किया था मैंने। फायर तो बाद में सुना बहुत, आजकल फायर फायर हो गया, फायर बाद में सुना, पर उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि भाई फाइनेंशियली फ्री होना है, पैसा कमाना है। अरुण, अभी आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो कितने का है? तो मेरे दो, एक म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो और एक प्रॉपर इक्विटी का है। तो इक्विटी का समवेयर अराउंड 83 लाख का है, 83-84 लाख। ओके। और जो मेरा म्यूचुअल फंड्स का है वो 40 लाख का है। तो ऑल इन ऑल इक्विटी में मैं समवेयर अराउंड 1 CR.23 लाख तो इन्वेस्टेड हूँ। अभी आपका गोल क्या है, मतलब ये कहाँ तक पहुँचना चाहते हो आप? तो गोल मेरा वैसे 10 CR है, कि मुझे जल्दी से जल्दी, हालांकि मैंने अपने आप को 10 साल का टाइम दिया है कि 10 ईयर्स में मुझे 10 CR करना है। और लेकिन एक्सक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर इक्विटी जो मेरा 83 लाख का इक्विटी का पोर्टफोलियो, वो 10 CR होना चाहिए। और एक एक गोल और है मेरा कि जैसे ही मैं 3 करोड़ के आसपास जैसे ही टच करूँगा इक्विटी पोर्टफोलियो में, वैसे ही मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली फ्री होने की सोचूंगा, क्विट करने की सोचूंगा जॉब। मतलब जो CAGR है आपको 22.6 के आसपास चाहिए, हाँ। विच इज़ नॉट दैट इजी। मतलब आई थिंक अगर आप इफ़ यू आर गुड एट द जॉब यू कैन स्टिल बी डन, बट द ओनली थिंग इज़ कि आपके पास जो 10 ईयर का ड्यूरेशन है, देयर कुड बी कि भाई एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मे बी जब वो 10 ईयर आने वाला हो, बेयर मार्केट हो जाए, तो मे बी यू रीच द गोल। लेकिन दैट इज़ पॉसिबल क्योंकि वो मार्केट में वो साइकिल ही है। तो द पॉइंट इज़ कि भाई 22% कैगर कहना आसान है, लेकिन वो मे बी लॉन्ग टर्म में शायद 22% बन जाए, लेकिन ऐसा होगा कि कभी वो एकदम 12% होगा और कभी सीधा 30% होगा या 40% होगा। तो वो नेट नेट बन जाएगा, लेकिन किस टाइम पे पहुंचोगे उस जर्नी पे, तो वो एक्यूरेटली कहना कि भाई 10 साल में पहुंचूंगा वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वो डिपेंड करता है कि मार्केट क्या चाहती है आपके लिए और मेरे लिए और हम सब के लिए। बट जॉब के साथ आई थिंक करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हाँ ये भी है, जॉब के साथ करना भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि एक्टिवली मैनेज करे बिना 22% बनाना थोड़ा सा हार्ड है। म्यूचुअल फंड में आई थिंक 13-14% का कैगर इज़ द व्हाट जनरली एक्सपेक्टेड। और अगर आप मतलब आई थिंक हाउ रियलिस्टिक इट इज़ वो आप खुद ही मैथ्स कर सकते हो कि भाई अगर म्यूचुअल फंड अगर आप पिछले 30 साल में देखो तो 13-14% का कैगर दिया है। अब लेट्स से कि आपने यू आर वेरी स्मार्ट एंड यू पिक द राइट म्यूचुअल फंड जिसने मे बी 15% कर दिया, राइट। लेकिन आपके पोर्टफोलियो का X% इज म्यूचुअल फंड्स, राइट। एंड लेट्स से कि आपका जो अपना खुद का जो भी प्रोसेस है, देन बेसिकली यू डोंट नीड अ 22%, यू मे बी नीड अ whatever 28%, ताकि आप नेट नेट पे 22% पे आ पाओ, राइट। तो एंड देन वो 28% करना इज नॉट इजी एट ऑल, और खासकर इस मार्केट में तो आई थिंक यू वुड अंडरस्टैंड कि भाई हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। कंपनी सब कुछ अच्छा भी कर रही होगी, सब कुछ कर रही होगी, लेकिन बेयर मार्केट है तो पैसा नहीं बनता चाहे आप कितना ही ट्राई कर लो। मेरे हिसाब से जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो स्टॉक पिकिंग की नहीं है। जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो एलोकेशन की है और पेशेंस की है ना। तो स्टॉक आपके बहुत सारे पिक हो जाएंगे जो शायद मल्टी बैगर बनेंगे इस जर्नी में, लेकिन आपको वो 2-3-4 स्टॉक या एक स्टॉक, मतलब एक वो चाहिए जो जैसे जैसे आपका IOL केमिकल हुआ, राइट, जो कि वही स्टॉक होते हैं जो लाइफ चेंज करेंगे। और अगर वो जो पोर्टफोलियो एलोकेशन का आर्ट है ना, वो स्टॉक पिकिंग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एंड वो टाइम के साथ आता है कि भाई अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग गई है और मैंने उसके उसमें पोर्टफोलियो का 10% नहीं डाला, अच्छी लग गई है मतलब उस 10 साल की जर्नी में आपके पास कुछ ऐसी बेट्स आएंगी जो एकदम नो ब्रेनर हो जाएंगी, भाई इतना ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, इतना अच्छा मिल रहा है, और अगर वो मिस कर दी तो नहीं बनेगा। अगर वो पकड़ ली तो फिर वो 10 साल क्या, फिर वो 8 साल में भी बन जाएगा। तो वो दैट इज़ द मेजर लर्निंग जो मेरे को समझ में आई। फुल टाइम भी आई थिंक वो ज़्यादा, मतलब वो चाहिए वो रिएक्शन, मतलब फुल ये टाइम बात भी सही होना है, चाहिए। उसके लिए एक्टिव पूरा वो चाहिए आपको, बहुत सारी कंपनीज ट्रैक करते रहोगे तो आपको, एंड जब वो थोड़ा टाइम बीत जाएगा ना, ऑलरेडी वो टाइम तो आपने बिता दिया है, तो मेरे मेरे को जो समझ में आया, आपको ये पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, उतना आपको अब समझ में आ गया है, राइट। लेकिन आई थिंक वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस के बारे में पता होना, दैट इज़ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वरना फिर वो सरफेस नहीं होंगे वो बेट्स, कि राइट। भाई तो उसके लिए वो एक्टिव स्क्रीनिंग, एक्टिव रीडिंग, या जो भी है, मतलब आई थिंक यू नीड बेसिकली ऑल ऑफ दैट। आप जो बोल रहे हो ना, एक्चुअली ये गलती मेरे से हुई थी कि मैं एक्चुअली बहुत सारे आपको स्टॉक्स चाहिए रहते हैं, अगर आपका थोड़ा भी जो चंक है लगाने का वो थोड़ा बड़ा है, हो तो आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स चाहिए रहते हैं। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने एक बैंक ले लिया था, उसके भी सीईओ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, शुभम तो प्रॉफिट जॉ खुलेगा हमारा, और हम नेक्स्ट HDFC बैंक है, इतना सारा रिटेल इन्वेस्टर घुस गया था, और अच्छा, हम लीगेसी लोन्स को हटा देंगे। आप और आईडीएफसी की बात तो नहीं कर रहे कहीं? आईडीएफसी की ही हाँ, बात कर रहे मैं हैं? थोड़ा नाम लेने में वो घबरा रहा बोलते था। अच्छा, तो वही बोलते हैं कि हम नेक्स्ट एचडीएफसी बनेंगे। नेक्स्ट है, और वो बोलते हैं कि ये हमारा तो इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास बैंक है हमारा, और हमारे कस्टमर्स हमसे प्यार करते हैं वगैरह, और मतलब उनके जो सीईओ हैं उनको मैं बहुत सुनता था। और वहाँ से मैंने बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बेट ली थी कि यार ऐसे ऐसे ही मैं 28% कैगर या 25% कैगर कर पाऊंगा, और मैंने हम्म। अपने पोर्टफोलियो का 50% डाल लिया। अराउंड 50% मैंने IDFC फर्स्ट बैंक में डाल लिया, ये मेरी 2001 में डाला था, और जबकि बुल रन चल रहा था। और उस चक्कर में बहुत सारी जो दूसरी बेट्स थी, जैसे आनंद राठी लेने की मेरी बहुत इच्छा थी, वो मैं नहीं ले हम्म। पाया। एंजल वन हम्म। नहीं ले पाया, मैं एंजल वन को ट्रैक करता था। वारी हम्म। रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी मेरी लेने की बहुत इच्छा थी, अच्छा। वो भी मिस हुआ। ये सब 10-10 15-15 गुना हुए हैं। और वो जो मेरा एक शेयर था जिसमें कि बहुत प्रॉमिसिंग था और सब कुछ, वो वर्ल्ड क्लास बैंक बनने वाला था, वो उसके रिजल्ट्स फिर आपको मालूम ही है कैसे आए। तो वहाँ से मैंने कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स, मेरे को थोड़ा डर लगने लग गया कि यार अभी मैं शायद इतना लर्नेड हुआ नहीं हूँ कि मैं कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले सकता हूँ। ओके, नहीं आई थिंक यू आर राइट। तो वो भी आपने खुद ही आपने बता दिया कि भाई, बाय द वे मैं खुद आईडीएफसी बैंक का कस्टमर हूँ, एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ, आईडीएफसी बैंक के कस्टमर्स बिल्कुल लॉयल कस्टमर्स नहीं है। वो सिर्फ आईडीएफसी बैंक से इसलिए स्टिक करते हैं क्योंकि वो 7% सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये कल को अगर ये अपना इंटरेस्ट रेट 3% कर देंगे सेविंग बैंक अकाउंट के तो कोई नहीं टिकेगा यहाँ पर। मैक्सिमम लोग छोड़ करके किसी तो दूसरे बैंक को पकड़ लेंगे। तो आई थिंक वो जो बिजनेस मॉडल है ना, वो ये है कि भैया मैं लॉन्ग टर्म में कस्टमर को इतना ज़्यादा वो कर लूँगा अपने इकोसिस्टम में, मतलब नो डाउट सब कुछ अच्छा है, सर्विस बहुत ही ज़बरदस्त है, एवरीथिंग इज़ गुड, बट आपने जो कस्टमर प्रोफाइल चूज़ करी है वो आपने इतनी ज़्यादा वैसी चूज़ करी हुई है जो लॉयल नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे बोल रहे हो कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और वो क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट रेट वो कस्टमर आ रहे हैं, जैसे वो बुफे में होता है ना कि भाई पहले मैं एला काटे बेचता था, अब मैंने बुफे बेचना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले वही कस्टमर आते हैं जो बिल्कुल जिम हाँ। जाने वाले हट्टे कट्टे होते हैं जिन्हें सब खाना है। तो राइट। आई थिंक दैट इज़ वन थिंग। नहीं, पर एक और चीज़ है, माइक्रो फाइनेंस लोन भी बहुत देने लग गए थे ये लोग। और हाँ। एक्चुअली ऐसा होता था शुभम कि एक न्यूज़ एंकर है लता, वो यस कौन यस, किसकी लता आई डोंट नो। वेंकटेश, वो, टीएनपीसी हाँ, लता वो बहुत वेंकटेश। टफ क्वेश्चंस पूछती थी IDFC मैनेजमेंट से, और मैं हम्म। कमेंट्स देखता था, कमेंट्स पे रिटेल इन्वेस्टर भर भर के गाली लिखता था कि ऐसा कैसे हम्म। पूछ लिया, ये हमारे CEO को ऐसा कैसे पूछ लिया तुमने, वगैरह वगैरह, रिटेल इन्वेस्टर्स। पर आज आप देखो, आज कमेंट्स ब्लॉक करके रखने पड़ते हैं उसी हम्म। मैनेजमेंट को। तो वहां से मैं ये भी आया कि यार, इफ इट ऑल मैनेजमेंट इज नॉट वॉकिंग द टॉक, बी वेरी रूथलेस। आई एम वेरी रूथलेस नाउ डेज, मैं भेज देता हूँ, मुझे नहीं रखना है। टोटली एग्री, टोटली एग्री। एंड आई हाँ। थिंक आपने एक खुद ही आपने एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट कवर किया कि भैया ये जो
एलोकेशन है वो डबल एज स्वॉर्ड है। तो जैसे कभी तो बिल्कुल उल्टा भी पड़ सकता है और कभी तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है। तो मेरे को जितना समझ में आया, जैसे अभी आज की डेट में किरी इज अ बिग एलोकेशन फॉर मी, अ डिसेंट इनफ एलोकेशन फॉर मी। तो द लर्निंग आई हैड वाज कि अगर आप बहुत बड़ा एलोकेशन कर रहे हो तो उसमें आपको इतना ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा ना। जैसे ऐसे कांच का कोई वो होता है ना कि भाई कोई सजाने की चीज़ है कि भाई गलती से भी कुछ इधर से उधर ना हो जाए, और बहुत ज़्यादा ध्यान से भाई एक एक अनाउंसमेंट को बहुत ज़्यादा ज़ोर से ट्रैक कर रहे हो, बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहे हो। एंड देन एक चीज़ और है, अगर आप बड़ा एलोकेशन ले रहे हो तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि यार आई एम इन्वेस्टर कि मैं, और मतलब ये बहुत पर्सनल है लेकिन मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ कि मैं आराम से बैठा रहूँगा, वो स्टॉक 20 30 40% गिरे जा रहा है और मैं खाली थीसिस नहीं 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 चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। क्योंकि बड़े एलोकेशन पे बड़ा लॉस हो गया तो फिर उसे रिकवर करना पूरे पोर्टफोलियो के लिए पूरा दम लगाना पड़ेगा, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कवर करना। तो जहाँ मतलब मेरा तो सिंपल है भाई, अगर मैं थोड़ा रूम दूंगा बड़े एलोकेशन पे, लेकिन मैं भाई तुम्हारी अपसाइड का साथी हूँ और डाउन साइड का मैं बिल्कुल एनिमी हूँ। जैसे ही कुछ भी गड़बड़ होगा बड़े एलोकेशन पे तो तुरंत बेचो, बाद तो में ये पता शुभम, लगाएंगे। ये चीज़ ये भी मैं आपकी एक वीडियो से सीखा। मैंने देखा था जिसमें आपने बोला था कि 200 डीएमए जब ब्रीच होता है स्टॉक को बेचो, अगर उसके फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं हैं। तो मेरे पास एक डॉक्टर अग्रवाल आई केयर करके हुआ करता था, आपने अगर सुना हो तो। हाँ हाँ। वो रोज चलता था, मतलब वो स्टॉक स्टॉक रोज चलेगा। वो इतना बढ़िया रिटर्न दिया उसने मुझे, मल्टी बैगर रिटर्न हुआ। मैंने आपका वीडियो सुना जिसमें आपने बोला 200 डीएमए ब्रीच हुआ, बेचो भाई। मैंने वो 200 डीएमए ब्रीच हुआ, मैंने बेचा। उसके बाद से मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हुए मुझे बेचे को, और वो 50% से ऊपर या पता नहीं कितना काफ़ी नीचे आ गया है मेरी बाइंग प्राइस से। एंड आई एम सो अच्छा हैप्पी कि मैंने उसको बेच दिया। अच्छा, आप रिसेंट की अभी बात कर रहे हो क्या? हाँ। ये अभी जस्ट आया 200 DMA के नीचे, गॉट इट। हाँ। तो इवेंचुअली अरुण शुभम आप बताना कि मैंने एक्चुअली नोट्स बना रहा था तो मेरी 6 या 7 लर्निंग्स हैं। तो वो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ, शुभम कुछ होगा उसमें आप ऐड कर देना। फर्स्ट आई थिंक तो यही था कि 200 डीएमए के नीचे शुभम नहीं खेलते हैं। तो वो अगर ऊपर चढ़ेगा तो ही होगा, तो अगर उससे नीचे जा रहा है तो ही एग्जिट्स। ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एग्जिट। सेकेंडरी मार्जिन डिप हो रहे हैं तो भी बाहर निकल जाओ। थर्ड वॉज कि ये देख लो कि यार सिक्लिकल बिजनेस है कि अभी हम मतलब वो ट्रेडिंग कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। तो वो वाली जो चीज़ है, दैट वाज द थर्ड लर्निंग। फोर्थ इज कि जो मैनेजमेंट है वो मतलब जो बोल रहा है, कमिटमेंट कर रहा है, वो एक्चुअली में डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो रियल डेटा इज एग्जीक्यूशन रादर देन टॉक्स, राइट। तो फिफ्थ तो ये था कि एफ एंड ओ तो ना ही करो। सिक्स्थ वॉज कि एज ऑफ नाउ इमीडिएट जो ट्रिगर्स हैं वो ही थोड़े बेटर हैं, कि अभी ही आ रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर ही आ रहा है, रादर देन कि अभी 8 महीने बाद या 2 साल बाद फैक्ट्री खुलने वाली है, कुछ भी है। और अभी वो टाइम है जहाँ पे डिफेंसिव ही रहो, मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ द राइट थिंग। वो जब मार्केट ऊपर जाएगी आई थिंक उस टाइम ज़्यादा गेन्स बनेंगे एज कम्पेयर टू नाउ, एटलीस्ट व्हाट आई अंडरस्टूड, एंड आई कुड बी रॉन्ग। और सेवन्थ इज व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि मतलब काफ़ी टाइम शुभम के साथ गुजारने के बजाय तो जो स्किल शुभम से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी वो इज़ एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन एंड एग्जिट, वो वुड बी द राइट, मतलब कोई ना कोई इस पर शुभम करनी चाहिए वीडियो कि आप एग्जैक्टली करते कैसे हो, कितना कितना टुकड़ा डालते हो और निकल कैसे जाता हो। तो दैट इज़ द मोस्ट वैल्यू, ज़्यादा मुझे लगता है कि वो व्यूअर्स के लिए सबसे ज़्यादा रहेगी। आई थिंक एसेट एलोकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो डायनेमिक है एंड बेस्ड ऑन द वैल्यूएशंस। एंड तो बेसिकली जैसे हम टेक्नो फंडा बोलते हैं ना, तो टेक्नो फंडा में हम स्टॉक का टेक्नो फंडा देखते हैं कि फंडामेंटल कैसा लग रहा है, चार्ट कैसे दिख रहे हैं, राइट। सेम काम अगर आप एक सेक्टर लेवल पे या कंट्री लेवल पे करो कि भाई ठीक है इस सेक्टर के फंडामेंटल कैसे दिख रहे हैं, चार्ट कैसे दिख रहे हैं, राइट। एंड देन एसेट एलोकेशन लेवल पे भी यू कैन डू द सेम थिंग कि भाई स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट वर्सेस ये, उन सब के टेक्निकल्स कैसे लग रहे हैं, फंडामेंटल कैसे लग रहे हैं। अब मतलब इट साउंड्स कि भाई रियल एस्टेट का कैसे हम टेक्निकल करेंगे, बट मोटा मोटा मतलब यू गेट अ सेंस कि भैया क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। तो आपको इन शॉर्ट ये समझ में आ जाता है कि भाई, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ टू गेट द सेंस कि भैया स्मॉल कैप में रहना है कि लार्ज कैप में रहना है, इक्विटी में रहना भी है या कैश में रहना है। आई थिंक एज वी गो अलॉन्ग वी कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट ऑल दोज इंडिकेटर्स, ऑल दोज थिंग्स जो जिसके बेसिस पे एटलीस्ट वी गेट अ डायरेक्शन। बहुत बार होता क्या है कि हम फीलिंग से काम करते हैं
कि भाई हमारे को लग रहा है कोविड के बाद, मुझे याद है 2021 में भी सबको लग रहा था बहुत महंगा हो गया है, लेकिन अगर आप फीलिंग की बजाय डेटा पे काम करोगे, राइट, ठीक है महंगा हो गया है, लेकिन पास्ट के रिस्पेक्ट में, पास्ट जो बुल रन आई थी उसके रिस्पेक्ट में हम अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, अगर आप वो डेटा से क्वांटिफाई कर पा रहे हो, राइट, देन बेसिकली यू आर इन अ डिफरेंट बॉल गेम। देन आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो रादर देन एक ये सोचने, क्योंकि सोचने समझने में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, डेटा में मतलब चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ में आती हैं कि यू कैन क्वांटिफाई इन परसेंटेज टर्म्स कि हम कौन से क्वार्टाइल में लाए कर रहे हैं एंड ऑल। गॉट इट। आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया पॉडकास्ट और काफ़ी वैल्यू मिल गई होगी व्यूअर्स को। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।